the public administration optional. In this series, we will basically do a revision of the optional paper. Before to start the session, that what the minimum points you should keep in the mind, because the time after the prelims आपके पास बहुत sort of time available है. So what should be the smart approach to prepare this paper? एंड प्रिपरेशंस के लिए सबसे पहले आप अपने कुछ रिसोर्सेस हैं उसको पहले क्लियर कर लें, बिकॉज मल्टीपल रिसोर्सेस यू कैन नॉट कवर दैट वन. Second thing, you understand the trend that how the UPSC is going to ask in the previous year, so that you can at least extrapolate and anticipate. It is that is called a guile to say that you could understand that what the UPSC actually is thinking about. But that is a part of the smart policy, that at least you should find it out that what sort and what are the chapters which are very important, and what are the chapters that you should give that an extra effort and extra focus. So ये सब बातें करेंगे हम लोग इस सीरीज में, एंड हम लोग आने वाले 40 to 50 क्लासेस में विल ट्राई टू हैव ए ब्रीफ एंड द कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन ऑफ दिस एंटायर सिलेबस, इंक्लूडिंग दैट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस वी विल टेक अप इन द डिफरेंट सेशंस, एंड धीरे धीरे अपने उस चीज़ों को कवर अप करेंगे. एंड बिलीव मी दैट इट इज एम्पल अमाउंट ऑफ द टाइम, द सफिशिएंट टाइम यू आर प्रोवाइडेड विथ, प्रोवाइडेड कि आपकी जो सिलेबस है दैट योर अप्रोच यू शुड इंटीग्रेट विथ योर एफर्ट. द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, दैट यू हैव टू प्रिपेयर द बोथ द पेपर 1 एंड द पेपर 2. नाउ द ऑप्शनल वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल. So PubEd optional, here you will get the two papers, that is the paper 1 and the paper 2. ठीक है. So paper 1 and paper 2 you will get the two different papers, and दोनों ही पेपर में आपको फेयर करना है. बट कभी कभी ये क्वेश्चन उठता है कि दैट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आपका बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, फिर भी आप उसमें अच्छे करते हैं. सो लेट मेक दिस सीरीज एंड दैट लेट मेक दिस द सेशन दैट इज मोर स्मार्ट एंड दैट स्ट्रेटेजिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी दैट इज कॉल्ड वेरी फर्स्ट फुट नोट, दैट इज को जो सिलेबस है उसको आपके दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए, एंड देन कुछ बुक्स एंड कुछ रिसोर्सेस एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि दैट कौन से चैप्टर्स कहाँ से पढ़ने हैं. सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे कि दैट ये जो पूरा पेपर है, जिसमें कि हम लोग पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका बेसिस प्रोवाइड करता है, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर. राइट, द फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर. Administrative behavior. And then you prepare for the introduction. Then you prepare for introduction. तो जनरली आपका जो पेपर 1 का सिलेबस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट है, जिसमें कि आपको मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस, ये सब बातें पढ़नी है. राइट, लेकिन first of all you go through the administrative thoughts, that is called administrative thinkers chapter, because once you go through this particular chapter that is called administrative thinkers and administrative behavior, then you would have actually the sound premise, and उस sound premise के basis पे आप questions को attempt कर सकते हैं. So administrative thinkers की पहले बात करेंगे अपन लोग, and administrative thinker को बहुत short and simple way में हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि वी मस्ट डिवाइड दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट. और इस एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में कैसे आपको पढ़ना है, द एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में आप पढ़ेंगे सबसे पहले द क्लासिकल थिंकर्स, एंड सेकेंड कैटेगरी दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिस्टिक थिंकर्स, that is humanistic thinkers. Dear friends, actually they are the different scholars, and
उन्होंने पूरे थिंकर्स को अपने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया है फॉर द सेक ऑफ स्टडी। जैसे देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, दैट इज द पॉजिटिविस्ट वर्सेस नॉन पॉजिटिविस्ट आर्गुमेंट। द क्या होगा चैप्टर का नाम? द पॉजिटिविस्ट वर्सेस नॉन पॉजिटिविस्ट। द पॉजिटिविस्ट वर्सेस नॉन पॉजिटिविस्ट। ओके, सो जब क्लासिकल थिंकर्स की बात करेंगे, सो क्लासिकल थिंकर्स में दैट यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट द some of the important thinkers, like the first of all starting with the father of the scientific management movement, that is called F.W. Taylor. फिर Henry Fayol, then the very famous and very important, that is called Gulick and Urwick. And after the Gulick and Urwick, you have to study about the concept of the bureaucracy given by the Max Weber. The concept of bureaucracy given by the Max Weber. Then it is followed by the Mary Parker Foley. So these group of thinkers are known as the classical thinkers or simple classicals. They are known as the classicals. Why they are known as the classicals? There is a different story. The classicals means that initially the group of thinkers, and before to move into this administrative thoughts, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए that what actually called the scientific management movement. The scientific management movement, it was basically a movement to reform the industrial management. And ये industrial management की शुरुआत कहाँ से होती है? We have to take some episodic development in the past, that is in the previous 17th and 18th century. So public administration में the administrative thoughts जो chapter है, that basically try to teach you, learn you that what are the principles that makes an organization successful and unsuccessful. So before to delve into this chapter that is called administrative thought, you have to understand that what actually the scientific management movement. And before to understand the scientific management movement, you have to understand what is something called the development from a welfare state to a laissez-faire state. तो थोड़ा इसको हिस्टोरिकल फॉर्म में शुरू करेंगे एंड फिर हम लोग इस एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स एंड थॉट्स वाले चैप्टर में आएंगे, so that we have a better picture. At the same time we have a better interest that what and why we are going to study the principles of the public management, the principle of industrial management and the principles of public administration. So first of all, what is called the scientific management movement? The scientific management movement. So scientific management movement को एक लाइन में डिफाइन करें तो what is that scientific management movement? So there is a movement which focus on the science of administration. What we have referred, the scientific management movement call for what? That is called science of administration. The science of administration. So what actually the meaning of this science of administration? क्या इस साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के पहले जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट था, क्या वो साइंस ऑफ मैनेजमेंट पे बेस्ड नहीं था, या फिर वी कैन कॉल इट वाज एन अनसाइंटिफिक? सो बिफोर द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, कैन वी कॉल द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट वाज अनसाइंटिफिक? और बेटर टू से यू हैव हर्ड अबाउट अ टर्म दैट इज कॉल्ड एडहॉक वे ऑफ द डूइंग द थिंग्स. ठीक है, सो इसके लिए थोड़ा और कॉन्टेक्सचुअल इसको बनाते हैं. दिस इज समथिंग कॉल्ड कि देयर वाज अ सर्टेन चेंजेज ड्यूरिंग द 17th and that 18th century. 17th and 18th century in the context of what? The Europe. और ये 17th and 18th century में यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में क्या चेंजेस हुआ,
ना देयर वर सर्टेन रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्टेड। कुछ पास्ट के डेवलपमेंट्स याद होंगे कि दैट कि द this is 16th century, it was known as the era of enlightenment, that is called Renaissance, and this Renaissance के backdrop में there were many things were started, that is the Reformation movement, and in the 17th and 18th century you can call that there is called enlightenment। ये enlightenment क्या है? The enlightenment, it was basically the power of questioning, and enlightenment, it was basically the focusing on the scientific method of doing things। मतलब साइंस के इंपॉर्टेंस को बढ़ाते चले जाना है, एंड इसी के बैकड्रॉप में कुछ कुछ चीजें होती है, दैट इज इन द 19th century देयर वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, बेटर टू से। So what is called industrial revolutions? So industrial revolutions, it was a shift from a limited production to that a unlimited productions। So scientific industrial revolutions के बाद the organizational का productivity increase हुआ from a limited production to that of an unlimited production, from a limited scale to a large scale। So organizational management becoming more and more complex। तो इन द बैकड्रॉप ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, रिनासा, एनलाइटनमेंट, हम फोकस किस पे कर रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन पे। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? द ऑर्गेनाइजेशंस आर द एंटरप्राइजेज, द ऑर्गेनाइजेशंस आर द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सो ऑर्गेनाइजेशंस, इट वाज considered in terms of factory production। So organizations are the enterprises which produces the goods and services। The organizations are the unit of productions। So gradually the organizations का जो activity है, it becoming large and complex। So that's why the many of the people, you can call the thousands of people are engaged in this production activity। You can call the many of the people were engaged in this production activity, and that is why management of those people requires some smart strategy। Let us take a very simple example, और एक छोटे से एग्जाम्पल्स के इस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि दैट हर एक कोई एक अपनी स्कूल लाइफ में पार्ट होता है, और अपने स्कूल लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, लाइक कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उन सब का कोई ना कोई पार्ट होता है। सो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजिंग एंड फेस्ट, इट वाज एन एक्टिविटी, और उसमें से कितने लोग का पार्टिसिपेशन होता है? लेट्स से फॉर 100 पीपल्स और 200 पीपल्स, और उसका बजट कितना होगा? लेट्स से 50,000 और 1 लाख। सो इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, एंड एट द स्कूल लेवल हमने इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। तो क्या इस इवेंट को करने के लिए हमें बहुत सारा कैलकुलेशंस या फिर बहुत सारे एक्टिविटी को साइंटिफिक वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ा होगा या करना पड़ता है क्या? मेनी टाइम्स वी डू and we did this activity and successfully organized these activities out of our experience। कि हमने पहले कुछ काम किया है और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम इन एक्टिविटीज को भी कंडक्ट कर सकते हैं, और कभी कभी हम लोग कंडक्ट किए हैं सक्सेसफुली। बट लेट्स से इसी एग्जांपल को थोड़ा बड़ा करते हैं कि रिपब्लिक डे का जो पैरेड है एट द लेट्स से द रेड फोर्ट के रैम्पार्ट पे, सो वहां पर कॉन्ग्रीगेशन होगा थाउजेंड्स ऑफ पीपल को, 10,000 ऑफ पीपल्स को, और उस एक्टिविटी को कि सिर्फ हम लोग इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे करने जाएं कि हमारा तजुर्बा है और हम लोग सक्सेसफुली कर लेंगे, तो चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग क्या होगा? ज्यादा होगा। सो इसका मतलब है कि देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जहां पर बिगर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पीपल, मैन एंड मटेरियल हो, वहां पर एक प्री प्लानिंग के थ्रू काम किया जाता है। सो इन दी बैकड्रॉप ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, एनलाइटनमेंट एंड दैट रिफॉर्मेशंस, क्या हुआ ना, ऑर्गेनाइजेशंस पहले क्या थे ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बेस्ड थे, लिमिटेड प्रोडक्शंस होता था, लेकिन ग्रेजुअली आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंगेज होते चले गए, 10,000 पीपल्स ऑफ इंगेज होते चले गए। जैसे कि एग्जांपल है कि जब एल्टन मायो अपने टीम के साथ स्टडी कर रहे थे, तो जो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट था, उस हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट पे अराउंड 40,000 पीपल इंगेज थे।
So can we say that the management of those 40,000 people we can go with a simple approach on the basis of their memory, on the basis of their experience? No, we cannot. And if we do, then there would be the chances of going wrong. There would be the wastage of money, there would be the wastage of resources, there would be the wastage of the time. So that is why यही चीज हुआ कि आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सडनली द नेचर ऑफ एक्टिविटी बिकम चेंज्ड. पहले क्या था? सिंपल एक्टिविटी. अब क्या है? कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. पहले क्या था? लिमिटेड प्रोडक्शन. अब क्या है? अनलिमिटेड प्रोडक्शन. सो दैट इज वाई जब लिमिटेड एक्टिविटी है, डोमेस्टिक प्रोडक्शंस है, तो ऑर्गेनाइजेशंस का मैनेजमेंट किस बेसिस पे होता था? ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ less calculation. And this method of doing activities without planning, on the basis of memory, on the basis of less calculation, it was called ad hoc way of the doing things. ठीक है, इसी को क्या बोला गया? ad hoc way. ad hoc way. So what is this ad hoc way? So ad hoc way of the doing things is that organizing the things on the basis of the memory. जैसे हम लोग घर पे करते हैं कुछ काम. So लेकिन जैसे जैसे एक्टिविटी ना चेंज होती चली गई, कॉम्प्लेक्स होती चली गई, तो यही एडहॉक वे ऑफ द डूइंग थिंग्स क्या करने लगेगा? द प्रॉब्लम ऑफ अनसक्सेस, प्रॉब्लम ऑफ अनसक्सेस, द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज, राइट, द प्रॉब्लम ऑफ द वेस्टेज. सो एडहॉक वे ऑफ द डूइंग थिंग्स को एक टेक्निकल टर्म से जाना जाता था, दैट इज समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ थंब. है ना, सभी ने सुना होगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड द रूल ऑफ थंब. सो रूल ऑफ थंब इज बेस्ड ऑन द एडहॉक वे ऑफ द डूइंग थिंग्स. लेकिन इस एडहॉक वे दैट इज रूल ऑफ थंब के बेसिस पे जो प्रोडक्शन लिमिटेड एक्टिविटी तक ठीक था, लेकिन अनलिमिटेड या फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शंस में यही द रूल ऑफ थंब बिकम द फैक्टर फॉर द वेस्टेज, become the cause for that is called unsuccessful. तो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल थे, अब क्या हो गया? अनसक्सेसफुल हो जाएंगे. पहले जो कि एक रोल मॉडल थे, अब ये क्या हो जाएंगे? डिसफंक्शनल हो जाएंगे. सो अंडर दिस बैकड्रॉप a movement was started to understand कि what actually the problems in the organizational management and how these problems of organizational management need to be rectified. So बहुत सारे thinkers आगे आए, जो भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग थे, दे ऑल कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस. एंड इन ऑर्डर टू फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन, एक ही इनका सॉल्यूशन मिला कि दिस रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड. एंड किससे रिप्लेस करोगे ना? दिस रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड विद द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. बिकॉज व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? द साइंस इज व्हाट? इट इज द सिस्टमेटिक वे ऑफ द डूइंग थिंग्स. In a very colloquial language, in a common parlance, how we define the science? Science is a knowledge, but all kinds of knowledges are not called the science. The systematic and the formulated knowledge is called science. The science focus on objectivity. The science focus on experimentation. Science focus on the evidences. Science do not focus on experience. Getting my point? So what is science? The science means the systematic way of the doing things. Now, this rule of thumb should be replaced with the science of administration. Now, इसी science of administration को एक सारे group of thinkers and you can call majority of thinkers ने बोला और सबका एक ही conclusion था, the rule of thumb should be replaced with the science of administration. The rule of thumb should be replaced with the science of management. So this movement to give more emphasis, to give more focus to the science of management, science of administration, इसी movement को किस नाम से जानते हैं? The scientific management movement. इसी को किस नाम से जानेंगे? The scientific management movement. So what is the scientific management movement? The scientific management movement, it was a movement, it was a reforms in the organizational management which focusing on to replace the rule of thumb with the science of administration. थोड़ा समझ में आया? और इस पूरे बैकड्रॉप में, इस पूरे मूवमेंट का जो पॉइनियर था, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोस्ट एम्फेसाइज थ्योरी किसके कॉलम से आया? द एफ.डब्ल्यू. टेलर. सो एफ.डब्ल्यू. टेलर, इट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हु बेसिकली टॉकिंग अबाउट टू रिप्लेसिंग दिस रूल ऑफ थंब विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट. एंड उसके अलावा भी और सारी बातें करी जिसमें कि इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पे फोकस था और
सॉफ्ट फ्लोर लेवल बोला जाता था। कि एफ.डब्ल्यू. टेलर को किस नाम से हम लोग जानते हैं? ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। तो क्या एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर who advocated to replace the rule of thumb with the scientific management movement or the science of administration? No, he was not the first administrative thinker, or you can call the pioneer. Rather, it is the theory of F.W. Taylor, the Taylor's theory, the Taylorian philosophy, who had a very big impact on the organizational management. इतना impactful था कि not only in the context of America, not only in the context of Europe, rather the far eastern country like the Japan, Russia, वहां पर भी टेलरियन फिलॉसफी से रिफॉर्म शुरू होते चले गए। सो दैट इज वाई कभी भी हम लोग बोलते हैं कि समवन इज नोन एज द फादर ऑफ द डिसिप्लिन, it is not because that he is the first one who has opined the theory, rather it is the impact of the theory that started a wave of reforms. जैसे हम लोग बात करते हैं, that is called Adam Smith, he was known as the father of economics. For example, Emile Durkheim, he was known as the pioneer of what? Sociology. Similarly, the different thinkers like the F.W. Taylor, he was known as the father of the scientific management movement. Similarly, who was known as the father of public administration, it was Woodrow Wilson. क्यों बोलते हैं भाई वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? इट वाज द वुड्रो विल्सन। क्या उसके पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था? क्या था, बट इट वाज द वुड्रो विल्सन जिसने पहली बार इस्टेब्लिश किया कि देयर शैल बी द साइंस ऑफ मैनेजमेंट, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिशियंस के बीच में। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये जो बाउंड्री लाइन का डिवीजन इस्टेब्लिशमेंट है, ये वुड्रो विल्सन ने किया था, जिसके चलते उनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। उसी तरह से जब इस डिसिप्लिन के साथ प्रॉब्लम शुरू हुआ कि व्हाई there is a problem in the production, why there is a problem in the organizational management in the backdrop of industrial revolution? क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रूल ऑफ थंब पे काम कर रहा था और चूंकि नेचर ऑफ एक्टिविटी चेंज हो गई, सो अब हमको उसी रूल ऑफ थंब को स्मार्ट वे, कॉम्प्रिहेंसिव वे से चेंज करना पड़ेगा, जो कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाया। एंड दैट इज वाई देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम द रूल ऑफ थंब टू द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड ये सारी चीजों में Taylorian philosophy, it was the most impactful. That is why he is regarded as the father of the scientific management movement. What is the Taylor's theory? We will take up in the subsequent part. But since it is the first class, we try to build up a decorum, a skeleton, that how you should move in the public administration paper. How one should address this paper, otherwise it would be very difficult to cover this paper. But there is always some smart strategy out of the vacuum. ओके, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स की बात कर रहे थे, रिलेवेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट सीखा, और उसमें से हमने ये सीखा कि दैट एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। व्हाई? बिकॉज द इम्पैक्टनेस, बिकॉज ऑफ द वेरी प्रीमाइस ऑफ द टेलरियन फिलॉसफी, जिसके बाद बहुत सारे और थ्योरीज आते चले गए, इसलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट बोला जाता है। गेट माय पॉइंट? अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसमें इनिशियली तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के साथ साथ यहां पर एक और कॉन्टेक्स्ट जो छूट रहा है कि व्हाई वन शुड अंडरस्टैंड कि द नेचर ऑफ स्टेट भी किस तरह से चेंज हुआ। नेचर ऑफ स्टेट, एक तो हमने क्या देखा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के बाद किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स होती चली गई, इसलिए हमको स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा इसको लाइट बनाते हैं कि आपका अभी मेंस का सिलेबस है, द मेंस के सिलेबस में यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट द ऑप्शनल, द जनरल स्टडीज पेपर, एस्से, फिर क्वालिफाइंग पेपर। अभी तक प्रीलिम्स में पढ़ा है सबने, तो आपका अप्रोच क्या था? सिलेक्टिव। लेकिन अब कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। यू हैव टू राइट द सब्जेक्टिव आंसर्स और विद इन द टाइम इस पेपर को कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी आपके पास कितने डेज और बचे हैं? अराउंड 90 डेज। अब इस 90 डेज आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से पार हो जाएगा, और सडनली आपको एक प्रेशर जोन में चले जाओगे कि आप आंसर कैसे कंप्लीट करें। बिकॉज यहां पर आपका लिमिटेड कोर्स नहीं, यू हैव टू डेवलप एंड यू हैव टू क्रिस्टलाइज द सिलेबस, तभी आपका रिवीजन पॉसिबल है। यदि आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो 4 महीने लगेंगे कि आपका सिलेबस कितना बड़ा है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द थिंग हैपेंड
इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस सडनली जहां पर 100 लेट से सूज पर डे प्रोडक्शन होना था, अब 10 लाख सूज एक दिन में प्रोडक्शन होना है, तो लिमिटेड द डिमांड बिकम ट्रिमेंडस हाई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो क्या उसी एडहॉक वे में हम लोग काम करेंगे तो सक्सेसफुल होगा? नो। यहां पर जो सिलेबस है यू हैव टू बी प्लान, otherwise it would be very difficult to cover the syllabus that you should understand also from the Taylor's theory, that you should understand from this scientific management wave। थोड़ा और आगे बढ़े कि नेचर ऑफ स्टेट की बात करेंगे। सो नेचर ऑफ स्टेट हम लोग 17th एंड 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। सो व्हाट वुड बी द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? इट वाज द मोनार्की, है ना। सारे देश में लगभग बात करें तो इस समय प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या था? मोनार्की था। And under this system of monarchy, can that individual claim his the rights, liberties and the what is called the duties? No. Individualism was not the focus of the governance. क्या monarchy में individualism focus था क्या? No. It is the wishes of the monarch. It is the wills of the monarch and it is the whims and fancies of the monarch that is the paramount. मैंने क्या बोला कि जो monarch होगा, monarch का मतलब king. The wishes of the king reflects the wills of the state. The words of the kings are the laws of the land, right? The words of the kings are the fundamental laws of the lands. You cannot violate the fundamental laws. It means you cannot violate the whims and fancies of the monarch or whims and fancies of the king. तो वहां पर क्या होना पड़ेगा? That one should be loyal to the king. One should be closeness to the king because the meritocracy has less इंपॉर्टेंस देन द लॉयल्टी। उसको प्राइमोडियल कैरेक्टर बोलते हैं। द प्राइमोडियल कैरेक्टर हैज मोर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ योर मेरिटोक्रेसी। आज के जैसा सिविल सर्विसेज नहीं है कि सिविल सर्विसेज में बाय डिंट ऑफ योर मेरिट यू क्वालिफाइड एंड यू जॉइंड द कोवेटेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड यू बी पार्ट ऑफ द स्टील फ्रेम। पहले क्या होता था? यू हैव टू बी क्लोजनेस। इसी को अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलते हैं? स्पॉइल सिस्टम। ठीक, तो अभी नेचर ऑफ स्टेट की बात कर रहे थे और वहां पर हम लोग मोनार्की को समझ रहे थे कि दैट ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी द मोनार्की वाज द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड अंडर दिस प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इंडिविजुअलिज्म वाज नॉट द फोकस ऑफ द गवर्नेंस। लेकिन स्टेट क्या क्या काम करता था? स्टेट कुछ लिमिटेड एक्टिविटी करता था, द लिमिटेड फंक्शंस में ही फोकस होते थे एंड वो द लिमिटेड एक्टिविटीज क्या क्या होते थे? नाउ दैट इज एक ट्रिक मैंने पहले भी बात करी है कि दैट इज तेजी। ये 4-5 एक्टिविटी ही करते थे स्टेट। द टी रेफर्स टू द टैक्सेशन, द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेशन, ई रेफर्स टू द एक्सटर्नल डिफेंस, जे रेफर्स टू जस्टिस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड आई रेफर्स टू इंटरनल सिक्योरिटी। इसका मतलब स्टेट द गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता था ना? अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल एग्रेशन से, इंटरनल डिस्टर्बेंस से, अपने प्रजा के लिए जस्टिस डिलीवर करना और कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। तो इतने ही काम होते थे, आज के जैसे नहीं कि वेलफेयर एक्टिविटीज करना, मतलब रोड, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ पॉलिसीज, इंक्लूसिवनेस, जेंडर इक्वालिटी, ये सारे ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल द एक्टिविटीज एज व्हाट? द लिमिटेड एक्टिविटीज। अब हम लोग जब आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने क्या देखा था कि जब रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड विद द साइंस ऑफ मैनेजमेंट, तब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो एक्टिविटीज है, द मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज अब कौन एक्वायर करेगा ना? स्टेट एक्वायर करेगा। स्टेट का साइज बड़ा हो गया बिकॉज व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज स्टेट? इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो दैट इज वाई स्टेट का नेचर कैसा हो गया? एक्टिविटीज बड़ा हो गया तो साइज बड़ा हो गया, तो स्टेट ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करने लगेगा। तो यहां पर एक प्रिंसिपल बोलते हैं कि पहले जो स्टेट एक लेसेस फेयर स्टेट की तरह काम करता था। एंड व्हाट इज दिस लेसेस फेयर स्टेट? द लेसेस फेयर स्टेट को एक लाइन में अपन लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेट बिजनेस डू बिजनेस। What is that laissez-faire state? The let business do business। इसका मतलब कि दो एरेना है। एरेना का मतलब एरिया, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है बिजनेस सेक्टर। तो पब्लिक एंड लेट्स से दिस इज बिजनेस।
सो लेसेस फेयर स्टेट में जो बिजनेस एक्टिविटी है वो स्टेट टच नहीं करता है। स्टेट कहाँ रेस्ट्रिक्ट करता है अपने को? तेजी में रेस्ट्रिक्ट करता है। दैट इज द टैक्सेशन, एक्सटर्नल डिफेंस, इंटरनल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंटरनल डिफेंस। और जो मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट फोर्सेस है, वो अलग एपरेटस में, अलग जुरिस्डिक्शंस में काम करता है। इसलिए लेसेस फेयर स्टेट, हाउ वी कैन डिफाइन इट, इज द लेट बिजनेस डू बिजनेस। द स्टेट विल नॉट अनड्यू इंटरफेयर इन द बिजनेस एरेना। बट जब ऑर्गेनाइजेशंस का स्टेट साइज बढ़ा, ऑर्गेनाइजेशंस का शेप, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा, देन स्टेट विल नाउ इंटरफेयर इन दोज एरियाज वेयर व्हिच वर प्रीवियसली अनटच्ड। मतलब अब स्टेट बिजनेस एरेना में भी इंटरवीन करेगा, बिजनेस पॉलिसीज में भी डिटरमाइन करेगा, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब बनाएगा। सो ऑब्वियसली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। तो स्टेट की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो एक ऐसा स्टेट जहां पर सारे ही फंक्शन स्टेट करेगा, उसको वेलफेयर स्टेट बोला जाएगा। तो व्हाट इज दैट वेलफेयर स्टेट? सो वेलफेयर स्टेट इज ए टाइप ऑफ स्टेट where that state will take the responsibility whatever is required for the well-being of the society. So what is welfare state? Welfare state का मतलब जो भी चीज चाहिए for the well-being of the society, वो सारा कौन responsibility लेगा? The state लेगा। जैसे कि आपको let's say रोड चाहिए, the state will provide the road. If the society, if the people will require education, the state will provide. Health, education, pen, pencil, marker, whatever is required for the well-being of the individual, for the well-being of the society, that will be provided by the state. So such type of state are known as the welfare state. So इसका मतलब है कि the state का नेचर चेंज हो गया कहां से? ना laissez-faire state to the welfare state. तो ये सारी चीजें लोग समझ रहे थे और इन सब के बीच में बहुत सारे थिंकर्स थे, जैसे कि मैक्स वेबर, जैसे कि टेलर, जैसे कि फयोल, जैसे कि वुड्रो विल्सन, जैसे कि गुलिकन उर्विक, जैसे कि कुछ ह्यूमैनिस्टिक, कुछ क्लासिकल्स, कुछ स्ट्रक्चरलिस्ट। इनमें से सबने ये समझा कि जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, एक चीज तो होगा कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंड इन्होंने क्या पकड़ा कि कुछ होगा चाहे नहीं होगा, व्हाट वुड बी इनएविटेबल? द ब्यूरोक्रेसी वुड बी इनएविटेबल। समझ में आ रहा है? जब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो एक चीज तो क्या होगा कि ब्यूरोक्रेसी बिकम इनएविटेबल, बिकॉज बिना ब्यूरोक्रेसी का स्टेट चल ही नहीं सकेगा। तो यही चीज किसने पकड़ा? मैक्स वेबर ने पकड़ा। एंड मैक्स वेबर ने थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को समझ रहा। एंड व्हाट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फीचर्स को मैक्स वेबर ने हाईलाइट किया। एंड he tried to say that in a democratic system this bureaucracy would be instrumental, otherwise it would acquire an institutional character. और जब भी institutional character acquire करेगा तो problem of alienation, the problem of institutionalization, the problem of end, the problem of corruption, ये सब शुरू हो जाएगा। तो हम लोग डिटेल्स में मैक्स वेबर को पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने फीचर्स बोला, आखिर ये ब्यूरोक्रेसी होता क्या है। So tell me one thing, what is bureaucracy and how you will define the bureaucracy? So bureaucracy is basically a body of appointed officials, right from the bottom of hierarchy to top of hierarchy in an organization. And bureaucracy is a generic concept. It is equally applicable both in the context of private as well as in public sector. So जब भी हम लोग इतने देर से ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं, so थोड़ा मैथमेटिकल एस्पेक्ट में बात करें। सो व्हेन वी से द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट ऑर्गेनाइजेशन इन ए ट्रेडिशनल शेप, इट इज डिपिक्टेड इन ए ट्रायंगुलर शेप। सो इन दिस ट्रायंगुलर शेप, एंड व्हेनेवर वी से ऑन ऑर्गेनाइजेशन, इट बेसिकली हैज द 3M. व्हाट इज दिस 3M? देयर इज ए मेथड, देयर इज ए मशीनरी एंड देयर इज ए मेथडोलॉजी। बिकॉज in public administration, what is an organization? Organization is an organismic activity. It is a living activity. It is not a passive entity. जैसे for example, there is a classroom. So is the classroom is a living? Yes, the organization is living because every component is adaptive. Every component is organismic. So that's why the classroom is a living activity. For example,
the office of district collector, it is a living activity because it is seeming and it is visualized at the level of society. So that is why organization is an organismic activity, organization is an adaptive activity, and जब भी organizations की बात करते हैं so organization में 3M होता है, that is the machinery, there is a man and there is methodology, इसको याद रखना है. So there is a man, machinery and methodology. लेकिन कुछ और ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हैं वो ऐसे डिवाइड करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस में दो ही कंपोनेंट होता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग. सो ऑर्गेनाइजेशंस में कितने कंपोनेंट होंगे? देयर इज अ लिविंग कंपोनेंट एंड देयर इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट. तो लिविंग की बात करें तो मैन इज व्हाट? इट इज अ लिविंग कंपोनेंट. एंड मशीनरी एंड मेथडोलॉजी की बात करें तो ये क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट. तो कॉन्सेप्ट इफ हियर अलग अलग फिलोसोफर्स अलग अलग तरीके से बोलेगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड द थ्रेड, यू शुड अंडरस्टैंड द क्रक्स एंड कोर. वही तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में सीखना है. ठीक, तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि इन द बैकड्रॉप ऑफ द चेंजेस द नेचर ऑफ स्टेट गॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए लेसर स्टेट टू द वेलफेयर स्टेट. इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी बिकम इनएविटेबल एंड ब्यूरोक्रेसी किस तरह से फंक्शंस करेगा, यही सब चीजें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में पढ़ना है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? द एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में कुछ ग्रुप ऑफ थिंकर्स हैं, जैसे कि क्लासिकल्स. और ये क्लासिकल्स किसकी बात करेंगे? द क्लासिकल बात करेंगे कि दैट ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इज नथिंग बट इंडिविजुअल्स आर द टूल्स. Individuals are nothing but individuals are the machine. So that is why the classicals adopted the machine view of the organization. किस तरह का व्यू? द मशीन व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम दैट क्या हुआ कि ये मशीन व्यू ह्यूमैनिस्टिक व्यू से रिप्लेस होता है. एंड जब हम लोग ह्यूमैनिस्टिक स्कूल्स की बात करेंगे तो ह्यूमैनिस्टिक दे विल फोकस ऑन द ह्यूमन बींग्स आर नॉट मेयरली द टूल्स, rather human beings are what is a social entity. Human being have the social and the psychological configuration. That's why human being lives in society. So that is why we have to consider the human aspect of the organizations. So जब हम लोग humanistic की बात करेंगे तो यहाँ पर किसको फोकस किया जाएगा? The human aspect of the organizations. Every individual lives in society, so there are the certain factors which will motivate and there are certain factors which will dismotivate. तो वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? लीडरशिप में. फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोरल. फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस. फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? द टाइप ऑफ व्हाट? दैट इज कॉल्ड डिफरेंट थ्योरी ऑफ द डिसीजन मेकिंग्स. सो ये सारे जो टॉपिक्स है ये आप एक टॉपिक को ऑर्गेनिज्मिक बनाएगा, अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा कॉन्क्रीटाइज करेगा. सो दैट इज व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर वन नीड टू बी साउंड इफ यू वांट टू डू फेयर इन दिस पर्टिकुलर पेपर. So devote your 10 days time to prepare this two area that is called administrative thinkers and administrative behavior. अब मेयर क्वेश्चन उठता है कि कौन से बुक से पढ़ें? Books have a limitations but still books have a relevance. तो आप प्रसाद एंड प्रसाद से थिंकर्स पढ़ सकते हैं. प्रसाद एंड प्रसाद से थिंकर्स पढ़े. और एडिशनली if you can read then must read the Mohit Bhattacharya books. That is a New Horizon publications. Apart from that, if you can do, then you also read that is called the Sarma Sadhana textbook. That is a good one. That is called Sarma Sadhana, or the Faria and Fadia. Anyone. So Fadia and Fadia. But whatever the resource you should access, you must try to cover within that time. Otherwise, it would be impossible or you can call next to impossible to cover this entire syllabus. ठीक है? So classical thinkers हैं, humanistic thinkers हैं, participative thinkers हैं, theory of motivations है, theory of morale है, theory of communications है, theory of leadership है, theory of decisions making है. All these you need to be sound whenever you going to prepare this particular paper. And उसी के backdrop में या bedrock में आपके अलग अलग chapters फिर you can call that build up किए गए हैं. For example, that is the introduction chapter.
फिर आप उसमें अलग अलग पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फिर डिफरेंट टाइप के पॉलिसीज हैं, तब जाके आप पेपर 1 की तैयारी करें जिसमें कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और हम लोग इन द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट, दैट इज द टेलर्स थ्योरी, एंड द वेरी फर्स्ट थ्योरी दैट इज अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। ये आपको समझाएगा कि व्हाई स्टैंडर्डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। Anywhere if standardization is required, then there is the Taylor's theory and Taylorian philosophy. So thereby the Taylorian philosophy is always be relevant, whatever the context would be there. If the organization will grow, there would be the Taylor's theory. ठीक, उस तरह की और भी बातें हैं। This entire paper is full of concept rooted over the philosophy, and at the same time there is applied part, you have to be sound. तो ये सब बातें हम लोग करेंगे आने वाले टाइम में, और हमारा जो इथिक्स ऑप्शनल एंड दी एसए का जो सीरीज है इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक राउंड कवर हो जाए, जिससे कि आपको एटलीस्ट 1000 मार्क्स के लिए थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल हो, एंड आवर द एफर्ट विल गोइंग टू हेल्प यू सॉलिसिटली इन दिस endeavor. Rest depends on the level of preparation, your attitude and aptitude, and how you present and diligently present yourself at the right moment and at the right place. So in the very next class we will meet with a new set of the lectures. So till then, take care, goodbye, have a nice day.